तो जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन को पहले पूरा तो पढ़िए। आप क्वेश्चन पूरा पढ़ नहीं रहे, पूरा अटेम्प्ट कर नहीं रहे, तो आपको पूरे मार्क्स मिल कहां से जाएंगे, मुझे ये बता दीजिए आप। कुछ लोगों ने जैसे एक एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी oocyte ovum इन ह्यूमन फीमेल फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज अप टू इट्स ओव्यूलेशन, ये बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है आंसर, इसके लिए मैं आप लोगों की तारीफ करूंगा। कुछ ने बहुत अच्छा लिखा, कुछ ने बिल्कुल गोबर कर दिया है, कुछ ने पूरा बिल्कुल सीक्वेंस्ड वे में। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो लोग पैराग्राफ में आंसर लिखते हैं वो लोग पॉइंट में आंसर लिखना शुरू करिए। पैराग्राफ में आंसर क्या होगा कि टीचर को पढ़ने में समस्या होती है, ठीक है, क्यों, देखो भाई मेरे पास तो आप 20-25 स्टूडेंट हो, तो मेरे को तो क्या होगा कि मैं तो आराम से एक लाइन पढ़ लूंगा, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है जब 90 कॉपी होती है एक साथ और हमारे ऊपर बर्डन होता है और बहुत मोटी मोटी ना 40-40 शीट की एक कॉपी होती है चेक करने के लिए, तो उस टाइम पे टीचर थोड़ा झेप जाता है। अगर पैराग्राफ में आप आंसर लिखेंगे तो आपको क्या करना है, पॉइंट्स में आंसर लिखना है, पॉइंट में लिखिए, आप जो भी चीज लिख रहे हैं या फ्लो चार्ट बना दीजिए। फ्लो चार्ट और पॉइंट, ये दो मेथड ऐसे हैं जिसमें आंसर बहुत ज्यादा वेल रिप्रेजेंटेबल होता है और पढ़ने में आसानी होती है उसको। आप पैराग्राफ में ना लिखें, हालांकि पैराग्राफ भी जो भी जिसने भी पूरा अच्छे से आंसर लिखा है उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है, उस चीज के लिए आपकी मैं तारीफ कर रहा हूं। और कुछ लोगों ने उसको बहुत शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करी है और लेंथ देख लिया करिए भैया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन में आप 2 नंबर का कंटेंट लिख रहे हैं तो आपको 2 नंबर ही मिलेंगे, 5 नंबर नहीं मिलेंगे। या 5 नंबर को आप इस तरीके से लिखो कि फ्लो चार्ट वाले वे में तरीके से लिख दिया जाए। भाई ऐसे ऐसे आंसर लिखोगे तो मजा नहीं आएगा। अब एक देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में जो गलतियां लगभग मैंने पकड़ी हैं, कुछ लोगों ने, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसमें मैंने बता दिया, एक्स को टेस्टिस कर दिया किसी ने स्क्रोटम कर दिया। आपको लिखना है ये हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं, ठीक है, और वाई वाले साइड को किसी ने सेमाइनल वेसिकल लिखा है, किसी ने प्रोस्टेट लिखा है। तो डायग्राम पहले एक बार क्लियरली देखो और उसके बाद आंसर करो भाई आंसर, ठीक है। फिर जब थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या किया, लेडिक सेल, सर्टोली सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इनकी स्पेसिफिक लोकेशन बतानी थी और फंक्शन बताना था। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन बी वाले को अटेम्प्ट नहीं किया। अरे भैया क्वेश्चन पूरा तो दोगे तभी तो आंसर मिलेगा। अब आपने लिख दिया तीनों को और ये नहीं लिखा है तो नंबर तो मैं एक काटूंगा ही, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे उसमें। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वाला है। अब इसमें पूछा एक्स क्या है, अब एक्स को कोई लिख रहा है ओव्यूल, एक ने तो हद कर दी, ओव्यूल लिखा है इसमें। अब जिसने भी लिखा है वो जानता है, मैं नाम नहीं लूंगा। ओव्यूल कहां से आ गया भैया, है तुम चैप्टर 2 पढ़ रही हो, चैप्टर 3 पढ़ रही हो, ओव्यूल कहां पे आएगा यहाँ पे। ओव्यूल तो मतलब ये तो नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट है ना, अगर मैथ वाले को भी पढ़ाऊंगा एक दिन बायोलॉजी और अगले दिन मैं उससे पूछूं तो वो भी कभी ओव्यूल आंसर नहीं लिखेगा इसमें। तो मेरे को याद है, कॉपी मैं खोल भी दूंगा, अगर आप चाहते हो मैं भेज भी दूंगा, लेकिन ऐसा मत करिए, तरीके से आंसर लिखिए। ये ओवरी है, एक्स वाला पार्ट ओवरी है, इसके अंदर क्या होंगे, हमारे प्रिमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे जिससे ओवम की फॉर्मेशन होती है। जेड वाला सब लगभग सबने सही लिखा है कि फिम्बरी होते हैं। और जो लोग टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं और क्लास ले रहे हैं रेगुलरली, भाई शर्म शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। मैं मतलब बोलते बोलते हार गया आप लोगों को, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। लास्ट लास्ट राउंड चल रहा है मेरे टेस्टों का, एक बार दे के देख लो, शायद कुछ जिंदगी में थोड़ा बेनिफिट हो जाए, कुछ तो करके देख लो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि ज्यादा मैं फोर्स ही कर रहा हूँ, या फिर आप टेस्ट छोड़ते हो तो आपका रेलेवेंट तो जवाब हो। भाई मैं अगर कोई भी चीज करता हूँ एज अ टीचर, मैं माफी मांगता हूँ उससे पहले। अगर मेरे कोई काम हो रहा है तो मैं उसको आप पहले बता देता हूँ कि भाई मेरे पीटीएम है, मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं वीडियो लेक्चर भेज दे रहा हूँ आपको, या मैं आपकी कॉपी चेक नहीं कर पाया, कामों में फंसा हुआ हूं, तो मैंने आपको माफी मांगी उस चीज के लिए। तो एज अ टीचर जब मैं आपसे झुक के चल रहा हूं तो आपको ये टेस्ट ना देके आप ये बताते हो, जब जब टेस्ट नहीं देते हो तो एक रेलेवेंट सा एक मेरे को मैसेज तो कर दो एटलीस्ट कि सर मैं ये टेस्ट आज नहीं दे पाऊंगा। करते भी है कुछ बच्चे कि आज नहीं दे पाऊंगा, मेरे एग्जाम है या फिर मेरे कुछ प्रॉब्लम है, मैं बाहर हूं, मैं बाद में भेज दूंगा। ऐसा तो करिए कि क्या नाम है, सामने वाले को ये लगे कि हाँ आप स्टूडेंट हो। भाई स्टूडेंट ही हो ना, टीचर तो आप हो नहीं। तो थोड़ी गुरु गुरु शिष्य परंपरा है, उस चीज को बना के रखिए आपस में।
भाई मैं आपके साथ एज अ गुरु ट्रीट कर रहा हूँ, तो आप शिष्य वाली परंपरा रखिए। अगर आपको मैं कोई चीज कह रहा हूँ, तो थोड़ी सी तो आप गुरु भक्ति करिए कि भाई हाँ उनकी बात मान लो, और वो आपके फायदे की है। उसके बाद भी आप अपने फायदे की चीज नहीं सुन रहे हो, तो कैसे करेंगे काम हम लोग? टेस्ट रेगुलरली दे दीजिए। 5वें चैप्टर का टेस्ट मैं अगली क्लास में रख रहा हूँ, और थोड़ा सिंसियर होके रिवीजन कर लीजिएगा। एक रात लगेगी आपको, 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे रिवाइज करने में। रिवाइज कर लीजिएगा और फिर टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा। और जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा तो थोड़ा सा सोच समझ के, अकल का यूज करके पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड करिएगा। ऐसा नहीं है एक फॉर्मेलिटी, कुछ नहीं फॉर्मेलिटी पूरी करी है कि टेस्ट भेजना है तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करी और भेज दिया, ऐसे मत करिए भाई। नाम वाम भी लिख दिया करिए, फिर भूल गए आप लोग नाम लिखना, कुछ लोगों ने नाम नहीं लिखे कॉपी में, फिर मेरे को क्या करना पड़ता है, फिर आपके इंडिविजुअली मुझे कैसे पता, फिर मैं टिक करके देखता हूँ कि अच्छा किसने भेजा, फिर प्रिंट अलग निकल रहे होते हैं, उसमें ढूंढना पड़ता है। तो ऐसे काम मत करो यार, काम मत बढ़ाओ, मेरा ऑलरेडी इतना काम है, तो ऐसे काम मत बढ़ाइए। अपना नाम वाम तो एटलीस्ट लिख दीजिए। तो थोड़ा सा, एक क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में ABCDEF करना था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 नंबर का, आधे आधे नंबर की लेबलिंग थी। तो इसमें बच्चों ने क्या किया है, गड़बड़ किया बहुत ज्यादा। कुछ ने तो बहुत अच्छा किया है कि ए को स्पर्मेटोगोनियम बता दिया है, बी को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बता दिया, सी वाले पार्ट को जो है सी वाले पार्ट को इन्होंने बता दिया है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। डी को स्पर्मेटिड्स लिखना था, स्पर्मेटिड्स की जगह आप लोगों ने स्पर्म कर दिया या कुछ और नाम कर दिया, और ई की जगह आप लोगों ने क्या किया है, स्पर्मेटोजोआ को फिर स्पर्म लिख दिया, कुछ लोगों ने किए हैं। तो आप जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी के ऊपर रिजिड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो मनमानी आई और वही आप अटेम्प्ट करते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा ये लास्ट क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती की है 11वें वाले में, कुछ लोगों ने ए किया है। तो भैया एक तरफ आप देखिए ना, कोरोना रेडिएटा हटी हुई है, तो सी वाला स्पर्म भी तो पहुंच सकता है। ए वाला, ए वाले को पेनिट्रेट करने के लिए ज्यादा रीजन है कोरोना रेडिएटे का, और सी वाले के पास कम पोर्शन है, तो सी वाला जल्दी रीच करेगा ए के कंपैरेटिवली। लेकिन मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट के उसमें मैंने मार्क्स दे दिए, ए वालों को भी दे दिए, क्योंकि ये डायग्राम क्लियर नहीं है। लेकिन आपको शायद क्लियर डायग्राम आ जाए, कल की डेट में कंफ्यूज कर दिया जाए, तो आप गलती करेंगे इस चीज को, इसलिए मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ पहले ही, तो गलती ना हो कल की डेट में। इसलिए आप अपनी तरफ से जितना भी मतलब हो सके एरर कम से कम हो, वो कोशिश करें, और पेपर को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, बहुत सारे आंसर अच्छे लिखे, और आंसर अच्छे लिखने के बाद उन्होंने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया, मतलब स्किप कर दिया, और जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उनके मार्क्स कहाँ मिलेंगे भाई? आपने बेशक पूरा पेपर बहुत बढ़िया लिखा हो, बहुत अच्छे से लिखा हो, लेकिन आपने सपोज करो 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, 10 नंबर वहीं खत्म हो गए, 50 में से 40 रह गए, 40 में से जो भी नंबर मिलेंगे, एक आध नंबर तो कटेगा ही कटेगा, 38 एक नंबर आ जाएंगे। और वहीं एक एवरेज स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट जिसने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, वो भी 38-40 नंबर ले आएगा। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद भी आपने पूरे पूरे पेपर में बढ़िया लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट पूरे नहीं किए, तो उसमें क्या होगा, आप और एवरेज स्टूडेंट दोनों बराबर आ जाएंगे, 38-40 वही वाली कैटेगरी हो जाएगी। मतलब आप 90s वाले नहीं बनेंगे, आप 75-80 वाले रह जाएंगे फिर। तो अगर 90s में आना है तो मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, किसके साथ, आलस नहीं दिखाना आंसर लिखने में। अरे जितना लिख सकते हो खुल के लिखो। अरे टाइम टाइम मेरी बात सुनो, मैं कोई किसी को पीछे पड़ता हूँ क्या, यार मुझे टेस्ट भेज दो, है मैंने ये कहा कि आप 6 पेज मत भेजो। बच्चों ने लिखने के लिए 6-6 शीट भी लिखी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, 6-6 शीट में भी आंसर लिखा है लिखने वालों ने, और लिखने वालों ने 2 शीट में भी खत्म कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर आते हैं, लेकिन आप अपनी इंफॉर्मेशन जो आपने नॉलेज गेन किया उसको शो तो करो कि मुझे आता है, सर मैंने पढ़ा है। जब तक आप शो नहीं करोगे, मुझे कैसे पता चलेगा आपको आती है वो चीज, है भाई? भाई ओरल तो मुश्किल ही है, ऐसे में ओरल कहाँ ले पाऊंगा, और ओरल में आप ना इतना बोल पाओगे। 5 नंबर के क्वेश्चन को ओरल में बोल सकता है कोई? नहीं बोल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मेरे से बोलोगे तो मैं भी ओरली में हाँ टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा,
लेकिन क्वेश्चन पूछोगे तो क्वेश्चन को शॉर्ट एंड फाइन में निपटा दूंगा कि हाँ क्वेश्चन है यार, क्या बोलूं इसको, क्या ओरली समझाया जाए, कितना लंबा समझाया जाए। तो टॉपिक के बेसिस पे तो समझाया जा सकता है, तो आप भी बोल नहीं पाओगे इतना बड़ा। तो सही माध्यम क्या है, सही वे क्या है, उसको लिख के आप दिखाओ। तो लिखोगे तो अरे आप पॉलिश होगे। जितना आप अपने आप को पॉलिश करोगे उतना ही आपके अंदर निखार आएगा और बोर्ड में आप बहुत अच्छा लिखेंगे। और विश्वास मानिए कि अगर आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहे कुछ को छोड़ के और ठीक ठाक आंसर्स लिखते रहे तो आपको बोर्ड से पहले बिल्कुल सिर दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपका लगभग पूरे सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होगा, है ना। और मेरे को कुछ स्टूडेंट से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि हम लोग सर 90% क्वेश्चन जो है नीट वाले निकाल लेते हैं। उन्होंने एमटीजी ले रखी है, किसी ने कुछ किताब ले रखी है, फिंगर टिप्स वाली ले रखी है कोई डॉक्टर वाली ले रखी है, तो सब लोग अपना जो है क्वेश्चन निकालते हैं। और वो बोल रहे थे कि सर हम लोग 85 to 90% क्वेश्चन जो है पूरा बिल्कुल क्लियरली निकाल दे रहे हैं बिना किसी परेशानी के। तो अपना जो है ना साइड वाइज क्वेश्चंस भी लगाते रहिए, टाइम मिले 1 घंटा निकाल लिया कीजिए और एमटीजी की किताब खरीद लीजिए, फिंगर टिप्स वाली किताब खरीद लीजिए, ठीक है। और ना हो तो सस्ते में मैं बात कर लूंगा एमटीजी वालों से, मेरी कांटेक्ट में है एक, तो मैं सस्ते में अवेलेबल करवा दूंगा। जो भी 30-40% का डिस्काउंट मिलेगा उस पे अवेलेबल करवा दूंगा मार्केट प्राइस से। आप जो है क्वेश्चन लगाइए, मतलब मेरा कहने का मतलब मेहनत करिए, टाइम जितना एलोकेट किया जा सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि जब पहले साल जब आप नीट में बैठे तो नीट में लगभग आप इतना तो मतलब एक रिस्पेक्टेबल स्कोर लेके पास करें नीट को। क्वालिफाई तो कर जाओगे, मतलब क्वालिफाई मतलब क्या है, वो 146 नंबर या 150 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वालिफाई तो सब कर जाते हैं प्राइवेट एमबीबीएस के लिए। मेरा मतलब है आप एटलीस्ट रिस्पेक्टेबल स्कोर पे रहे। मेरे अभी पिछले साल 12th क्लास की एक लड़की थी, तो रेस्पेक्टेबल वो लाई है मार्क्स, लगभग 500 के करीब लाई है बिना किसी, केवल 12th की तैयारी में। तो देखो उसके लिए एक रेस्पेक्टेबल बात है कि उसने बिना किसी एक्सटर्नल कोचिंग के, बिना किसी इधर उधर की कोचिंग के, उसने केवल जो है जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हमारे जो हमारा कॉम्बिनेशन है टीचर्स का वो पढ़ा रहे थे, और उनसे पढ़ के उसने बहुत अच्छा स्कोर किया। मतलब 500 भी रेस्पेक्टेबल स्कोर है एक 12th क्लास के बच्चे के लिए। 500 नंबर लाना आसान नहीं है, नहीं तो आप देख लेना लाने वाले 467 भी लाए हैं जो 12th में थे हमारे। मेरे हाईएस्ट पढ़ाया हुआ लड़का 564 रहा एक, ठीक है। तो मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरी बातों को फॉलो करेंगे बिना समय बर्बाद किए, क्योंकि काफी देर मेरे को ये बोलना बहुत जरूरी था। बहुत दिन हो गए आप लोग ढीले पड़ रहे हो, और क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट है नहीं, डांट का डर है नहीं, डांट का डर होगा तो पढ़ाई करोगे। अब डांट का डर रहा नहीं है, क्यों कि सर क्या कर लेंगे हमारे इतनी दूर से। भाई सामने होते तो मैं बताता मैं क्या करता, अब पीछे हो इतनी दूर हो मैं कहाँ से डांटूंगा आपको। तो जरूरी है हल्के डोज मिलते रहना टाइम टाइम पे, क्योंकि उससे क्या रहता है आप लोग का जो दिमाग कभी कभी आसमान में इधर उधर चला जाता है ना, उसको लेवल में लाना जरूरी है। क्यों, पढ़ाई भी करनी है, नहीं पढ़ाई करोगे तो खराब हो जाएगा सब कुछ। तो बात को मानिएगा, और जिनके पास नीट वीट की किताब नहीं खरीदी है वो खरीद लेना, और साइड में जो है क्वेश्चन लगा के देखा करिए कि मैंने कितना सीखा है, मैं कितने परसेंट पहुंच गया हूँ, मतलब मैं नीट करने लायक हूँ या नहीं हूँ। या चलो जिनको नीट भी नहीं करना है, अरे उनको कोई तो करोगे, कहीं का तो एंट्रेंस दो गई छोटा मोटा। आप बीएससी भी करोगे तो बीएचयू का भी एंट्रेंस होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस होता है, ठीक है, जामिया का भी एंट्रेंस होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कट ऑफ के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो कई यूनिवर्सिटीज तो आपकी नॉलेज के बेसिस पे आपको बुलाती है। और मैं ये नहीं कह रहा आप जो है बिल्कुल एमबीबीएस ही आपको सरकारी मिल जाएगी, अरे जरूरी नहीं है आप सरकारी एमबीबीएस, आपको सरकारी बीएमएस मिल जाए, बीएचएमएस मिल जाए, तो वो भी एक सेटिस्फैक्टरी है। वहां पे भी आपका जो है ठीक ठाक आप आपका करियर रहेगा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ते हो तो। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात रहेगी, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ना, और वहां से पास आउट होके आप अपना क्लिनिक खोलोगे। आजकल आप देख रहे हो होम्योपैथी में भी और आयुर्वेदा में भी बहुत अच्छा करियर है, ठीक है। एमबीबीएस में तो है ही है खैर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो सबकी एमबीबीएस ही रहती है, लेकिन हर आदमी का पोटेंशियल नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार में ही अगर सरकारी कॉलेज पा जाओ, किसी अच्छा कॉलेज पा जाओ, एमबीबीएस ना पाओ बीएमएस पा जाओ, बीएचएमएस पा जाओ, काउंसलिंग के बेसिस पे आपको मिल जाए, तो क्या खराबी है उसमें। वेटनरी साइंसेज भी हैं आपके बहुत अच्छे, आईवीआरआई इंस्टीट्यूट है आपका,
तो वहां से बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर निकलते हैं। अरे कुछ भी नहीं है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आज कल की डेट में अच्छा बेसिक होगा, अच्छे आप एग्जाम लिखोगे, हैं, फ्यूचर पूरा आगे का अच्छा रहेगा। अभी के लिए थोड़ी है ये सारी चीजें, ये तो आपका बेस तैयार किया जा रहा है। आप जब 11th-12th में पढ़ते हो तो आपका बेस है, ये नींव है, आपकी फाउंडेशन है। फाउंडेशन मजबूत होगी तो बिल्डिंग बहुत बढ़िया रहेगी, करियर बहुत अच्छा रहेगा। चाहे आप आगे कल के डेट में कुछ भी करो, वहां पे अव्वल रहोगे हमेशा। क्यों? आदत पड़ गई है मेहनत करने की, और अभी मेहनत करने की आदत नहीं रही तो आगे भी नहीं रहेगी, और हमेशा परेशान रहोगे आप। करियर से भी रिलेटेड परेशानी आएंगी और हर चीज से परेशानी आएगी। तो मानिए बात को, पढ़ाई अब चालू कर दीजिए, नवंबर आने वाला है ना? और जो टेस्ट का, मैं आपको फिर से शेड्यूल एक बार याद दिला देता हूँ। दूसरे का हो चुका है, तीसरे का हो गया, फोर्थ का हो गया है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ है नहीं, 8th, 10th, 11, 12, 13 और 15 इनके टेस्ट होने दोबारा बाकी हैं। तो वीकली एक एक चैप्टर का टेस्ट होता चला जाएगा। फिर उसके बाद आपका आधा आधा सिलेबस एक साथ पूछा जाएगा। हाफ सिलेबस का टेस्ट बनाऊंगा मैं, आधे का एक साथ, आधे का एक साथ। तो उसमें क्या रहेंगी चीजें? 50-50% सिलेबस, 2 टेस्ट तो मिनिमम आपको देने ही देने पड़ेंगे। और लास्ट में फाइनली जब थोड़ा सा आप जैसा कंफर्टेबल चाहें, मतलब मैं किसी को ये फोर्स नहीं करूंगा कि आप ऑफलाइन आइए, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा। मैंने तो आपका कंसेंट पूछा था, आप ऑनलाइन आना चाहते हैं, ऑफलाइन आना चाहते हैं। जो लोग ऑनलाइन आना चाहते थे, लगभग बच्चों ने ऑनलाइन ही बोला है। 2 या 3 बच्चे हैं जिन्होंने ऑफलाइन ऑप्ट किया है अभी। तो 2 या 3 बच्चों के लिए बेटा मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं ऑफलाइन स्टार्ट करूं, ठीक है भाई? 2 या 3 स्टूडेंट के लिए अभी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। एक बार गवर्नमेंट का थोड़ा सा और गाइडलाइन आ जाने दीजिए, तो उसके बाद मैं बिल्कुल खुले में कर दूंगा। क्यों? फालतू में किसी ने शिकायत कर दी, है ना, अननेसेसरी में कोई परेशानी हो जाएगी। तो जब कोई कर ही नहीं रहा है तो मैं भी करूँ, कर रहे हैं, छुपे चोरी छुपे कर रहे हैं। और ये हमारे मतलब बड़ी बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दुनिया की सारी चीजें चल रही है, टीचर छुप छुप के पढ़ा रहा है, स्टूडेंट छुप छुप के पढ़ रहे हैं। मतलब हर चीज हो रही है दुनिया में, शादी ब्याह सब कुछ चल रहे हैं। नेता, उनके चुनाव होंगे, रैलियां होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन एक टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए बड़ी मतलब दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश के दुर्भाग्य है ये कि हमें मतलब बिल्कुल भी वो नहीं दी जा रही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है।